Namaskar, you're watching Sansad TV and I'm Sheetal Rajput. Today is the third and final day of the P20 summit here in New Delhi. We had a pre-summit event on live day before yesterday. On Friday, the summit officially started with Prime Minister Narendra Modi's inaugural speech. There were two crucial sessions on accelerating sustainable development goals and transition to clean and green energy yesterday. And at the end of these, common ground was reached and our Honourable Speaker, Shri Om Birla, announced a joint statement. Today is the last and final day of the P20 and there will be discussions on two very crucial areas, which are women-led development and transforming people's lives through public digital platforms. Sansad TV brings you live broadcasts from the studio with a big panel of guests and also live inputs from the majestic Yashobhoomi, the P20 venue at Dwarka, New Delhi. ठीक है शीतल, आपने पहले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को उद्घाटन सत्र के मुख्य बिंदु से भी करवाएंगे अवगत और कल के दोनों सत्रों में क्या कुछ खास हुआ उस पर भी प्रकाश डालेंगे। और आज के पहले सत्र जो सुबह 10 बजे शुरू होगा, लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास तक में कौन कौन से बिंदु उठाए जाएंगे, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। चौथा सत्र जो कि एक भविष्य सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन पर भी करेंगे बात। यशोभूमि में मौजूद अपने सहयोगियों और विशेषज्ञ मेहमानों के साथ पूरे दिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। And Pratibimb, as we can tell our viewers that here in the studio we are joined by esteemed guests. We have Shriram Chaulia ji with us and we also have Professor Swan Singh joining us again from the JNU. Jayanta Das Gupta, former ambassador, also joins us. We will be discussing all aspects of what happened yesterday, what's going to happen today, what the joint statement could look like, the outcomes, the issues that concern India and the world, all in depth, in detail with our guests. जी, ये लगातार जो है हमारी दूसरी मुलाकात है और हम लगातार बात कर चुके थे जब ये पूरा वृद्ध कार्यक्रम और ये पूरा सम्मेलन शुरू होने वाला था। पहला दिन गुजर चुका है जयंत जी और पहले दिन जो है 2 सत्र महत्वपूर्ण सत्र हुए हैं, लेकिन सत्र से पहले भी जब उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया, उसमें बहुत सारे बिंदुओं को समाहित किया, शांति को समाहित किया, आतंकवाद से किस तरीके से पूरा विश्व ग्रस्त हो रहा है और जब भारत इससे ग्रस्त था तो विश्व का नज़रिया आतंकवाद को देखने का क्या कुछ था, उस पर भी उन्होंने बात की। और उन्होंने प्राचीन काल से भारत किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है और आज तक उस विश्वास को बहाल रखा है और कैसे उसका विस्तार किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा की। पहला दिन कितना खास? पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाषण में और उसके बाद संसद के स्पीकर साहब ने जो वक्तव्य रखा, उसमें कई बिंदुओं पर जोर दिया गया। एक तो शांति की बात हुई, इंक्लूसिव इक्वल पार्टनरशिप की बात हुई, टेररिज्म के आतंकवाद के खिलाफ सारे विश्व को एकजुट होकर के कार्यक्रम बनाना है और इसे रोकना है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात हुई। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें आए। प्रधानमंत्री जी ने और स्पीकर साहब ने एक और बात कही, जो नारी आरक्षण वंदन अधिनियम की बात हुई और उसमें जो हमारा आज का कार्यक्रम है P20 समिट में, उसमें लैंगिक विषमता को दूर करने की बात हो रही है, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसके संदर्भ में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था और जैसा कि कहा गया है करीब 30 लाख सदस्य हैं हमारे पंचायतों में और जो नगर परिषद हैं उनमें, और उसमें लगभग 50% महिलाओं का आरक्षण है और महिलाओं की भागीदारी है। तो ये हो चुका है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि विधान सभाओं में और संसद में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। Absolutely. And Professor Singh, as per you, what were the big takeaways from yesterday? I think two things are particularly significant that happened yesterday. One was, of course, that they could adopt a final joint declaration, 7 paragraphs. Yeah, very, very crucial. Completely unanimous on the very first day.
as if taking lead from the G20 From summit the G20, meeting. exactly. And second, I think this We're enormous. setting new trends. I think so. India is setting new trends because usually, since I follow international relations, multilateral forums very often extend their last sessions so that some kind of declaration and consensus can be evolved, as Ambassador would vouch. Here, India is setting a completely new precedent, both in G20 summit meeting and now, that in the very first day, in fact, in G20 summit, in the very first session itself, a joint consensus-driven unanimous declaration is announced that complements India's decisions to ensure reservation for women at legislative assemblies and parliament, but also enormous focus on building a consensus on terrorism and how to deal with terrorism. I think that issue, which is very, sort of critical for India to raise that issue at the global level, that terrorism is a shared global problem. Right. To build consensus on that, I think that was another very big achievement in yesterday. And we look forward to the details of the joint statement, how exactly this has been spelled out. As we're talking about yesterday, what happened, let's give an overview to our viewers about what happened yesterday. The 9th G20 Speakers Summit began yesterday, on Friday, the 13th of October, in Delhi's Yashobhoomi. PM Narendra Modi graced the occasion during the inauguration of the summit. 2 sessions. The first on sustainable development goals and the second on sustainable energy transition that took place on Friday. Later, dignitaries also visited the Parliament of India. In this program, we would be looking at the events related to the summit that unfolded on 13th of October. जी, और हम बता दें कि P20 के पहले दिन की गतिविधियों पर नज़र डालना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें कही गई थी और आप देख सकते हैं कुछ ये तस्वीरें हैं। This was when all the delegates started arriving, Pratibimb, at the venue, and you were there yesterday, reporting all through the day. और yesterday. जो बात कही जा रही है वहाँ पर इनॉग्रेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री ने जब बात कही और डिक्लेरेशन का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जयंत जी, महिला आरक्षण को लेकर, और ये भी बताया गया कि दुनिया में जो है समानता की बात की जाती है, विकसित देश इसकी बात करते हैं ज़रूर, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को मतदान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, हेजिटेशंस करने पड़े, लेकिन हम जैसे ही 1947 में आज़ाद हुए हमें समान रूप से महिलाओं को मताधिकार दिया, न केवल मताधिकार दिया, और किस तरीके से अब पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के भीतर 33% आरक्षण तय कर लिया गया है। और निचले स्तर पर सरपंचों की बात की जाए या ग्राम पंचायतों की बात की जाए, वहाँ पर किस तरीके से 50% तक प्रतिनिधित्व तय कर लिया गया है, उस पर विस्मित नज़र आए तमाम जो है डिग्निटरीज और जितने भी प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, और उन्होंने जो है बहुत ही हाथों हाथ लिया भारत के, कह सकते हैं कि महिलाओं के लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व को। ये बात सही है, प्रोफेसर साहब बताएंगे विषय में और विस्तार से। बहुत ही कम देशों में इस प्रकार का आरक्षण, खास करके जो हमारी तीसरी जो टियर है नगर पंचायतों की और ग्राम पंचायतों की, उसमें 50% के करीब आरक्षण करीब हर राज्य में दे दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है महिला सशक्तिकरण के लिए। और इसके बाद जो एक कार्यक्रम G20 में सम्मिलित किया गया है वो है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बाद विमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के द्वारा विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। ये अगला कदम है, और इस दिशा में जो हमने अभी अधिनियम पारित किया है संसद में, वो एक और महत्वपूर्ण कड़ी है, और वो जब लागू होगा तो इसमें और भी प्रगति होगी। तो ये निस्संदेह ये पूरे विश्व के लिए, खासकर जो ग्लोबल साउथ है उनके लिए हमें रुकना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री की ओर रुख करेंगे। हम बता दें 141वें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। हम उसकी बात करेंगे और सीधा वहाँ दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, और लगातार जो शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है उसमें 2 सत्र आयोजित किए जाने वाले हैं,
उस पर भी अपने विशेषज्ञ मेहमानों से लगातार चर्चा करते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पहले सत्र की खासियत क्या रही और क्या कुछ। Let's make our viewers watch and listen to this message from the. Our vision of Vasudhaiv Kutumbakam has been welcomed by the international community. Part of this vision is putting our neighborhood first, sharing progress and prosperity. During the G20 summit, the India, Middle East, Europe Economic Corridor was launched. This is an important connectivity corridor that will create a massive economic impact on the whole region. The people of Sri Lanka will also benefit from it as we strengthen multimodal connectivity between our two countries. I thank the President, the government, and the people of Sri Lanka for the successful launch of the ferry service today. With the beginning today, we will also work towards resuming the ferry service between Rameshwaram and Talaimannar. Friends, India remains committed to working closely with Sri Lanka to further strengthen our bilateral ties for the mutual benefit of our people. Thank you. That was the Prime Minister's message during flagging off of ferry services between Nagapattinam in Tamil Nadu and Sri Lanka. And let's now go across to Yashobhoomi, to our team reporting from there. थैंक यू शीतल। और आप देख रहे हैं संसद टीवी का स्टूडियो यहाँ यशोभूमि में है। यहाँ पर मैं शालिनी खंडेलवाल और मेरे साथ हैं कृति मिश्रा। आप सभी का स्वागत करते हैं। यशोभूमि में आज P20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। 2 महत्वपूर्ण सत्र आज यहाँ आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यहाँ P20 शिखर सम्मेलन का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने G20 संसदीय अध्यक्षों को संबोधित करते हुए विश्व शांति की कवायद को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2001 में भारतीय संसद में सीमा पार से आतंकी हमला हुआ और सीमा पार से आतंकी हमलों की वजह से भारत ने कई जानें गंवाई हैं और दुनिया को अब एहसास हो रहा है कि आतंकवाद मानव जाति और विश्व शांति के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है जिससे पूरी दुनिया में शांति स्थापित की जा सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कृति कि भारत लोकतंत्र की जननी है। 5000 वर्ष पूर्व यहाँ के ग्रंथों में ये जिक्र मिलता है सभा का, समिति का, कि यहाँ पर लोग वार्ता करते थे और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचते थे और लोकतंत्र यहाँ पर बहुत पहले से था। Absolutely, Shalini. Of course, it is another momentous occasion for India because the presiding officers in the P20 summit unanimously adopted the joint statement and also hailed India's G20 presidency, focusing on climate financing, technology for transformation, innovation for inclusion, focusing on global growth, addressing the issues of food and energy security, and of course, combating terrorism and providing global architecture for health systems. Again, today is a very important day, and another very important aspect of today's agenda is a lunch hosted by Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji. This gains paramount significance, Shalini, because Vice President of India has always enunciated the importance of Parliament. He has said that Parliament is the North Star of democracy. He has said that Parliament is the supreme legislative body that embodies the will of the people and articulates the aspirations of the people. So I'm sure all the delegates will be served with very delectable meal. And of course, 2 very high-level sessions will be organized on ensuring gender parity in parliaments across the world. India again is leading the way with Nari Shakti Vandan Adhiniyam, a bill pending for nearly 30 years, passed by Parliament recently. And another important session is going to focus on public digital infrastructure for public good. Again, India is leading by example. Look at the data points in the year 2022. 89.5 million transactions, the digital transactions
more than 46 crore beneficiaries banked under Jan Dhan, and more than 4 crore beneficiaries got direct benefit of transfers. So certainly this is a huge achievement for India. And since we are talking about P20 during India's G20 presidency, the Parliament will add new dimension. And of course, all these commitments will translate into national realities in different parts of the world. Isn't it, Shalini? बिल्कुल कृति, और आपने जैसा कि बताया कि खाद्य सुरक्षा, सतत विकास लक्ष्य के लिए एजेंडा 2030 और इसके अलावा सतत ऊर्जा संक्रमण पर भी चर्चा हुई कल के सत्रों में। और आज लैंगिक समानता, महिला विकास से लेकर महिला नेतृत्व में विकास और साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी बात होगी, जिसमें G20 देशों के संसदीय अध्यक्ष चर्चा करेंगे कि कैसे पूरी दुनिया मानव केंद्रित विकास की ओर बढ़ सके और कैसे जो नीतियां G20 मीटिंग्स के दौरान बनाई गई हैं उनका सभी देशों में प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। And of course, this is truly the articulation of the sense that India has been propagating. Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. Back to the GRG studio now. We'll be keep coming back to you through the day today, and we also have our correspondents on ground. We have Pawan Kumar Sharma reporting from Yashobhumi for Sansad TV. And Pawan, बहुत ही क्रूशियल आज का दिन इसलिए क्योंकि दोनों जो मुद्दे आज डिस्कस होने वाले हैं उनमें भारत बहुत प्रगति कर चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, चाहे वो डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो फॉर ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स, या फिर महिलाओं को ना केवल उनको शक्ति देने की बात हो बल्कि उन्हें वाकई भागीदार बनाना पूरे प्रोसेस में, क्योंकि हमने अभी अभी नारी शक्ति अधिनियम को पास होते देखा। शीतल, बिल्कुल सही बात कही आपने। और क्योंकि पहला सेशन जो है 10 बजे यहाँ शुरुआत होनी है, आज 2 सेशन हैं। थीम हम सभी जानते हैं, पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। उसमें जो वन फैमिली है उसमें जो जेंडर इक्वालिटी है और जो वीमेन एम्पावरमेंट के साथ ही वीमेन लेड एम्पावरमेंट, इस पे चर्चा होगी। ये सेशन 11:30 बजे तक चलेगा, 1.5 घंटे का सेशन है। और हम सभी जानते हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेशन रहेगी महिलाओं की ज़्यादा रहेगी। जो स्पीकर्स आए हैं बाहर से, G20 देशों के मेंबर्स आए हैं, उनकी सहभागिता ज़्यादा रहेगी। और विषय वही है, 7 मिनट मिलते हैं की नोट स्पीकर्स के लिए, और बाद में जब इंटरवेंशन होते हैं तो उनके लिए 4 मिनट मिलते हैं। तो ये 1.5 घंटे सेशन चलेगा। और उसके बाद दूसरा सेशन जो है वो 11:30 से 1 बजे तक चलेगा, जो कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल्स लाइफ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इसके थ्रू कितना हो रहा है वो, ये भी महत्वपूर्ण सत्र है। और ये भी 1.5 घंटे का है, 11:30 से 1 बजे तक। 1 बजे से 1:30 बजे तक कंक्लूडिंग सेशन है। और 1:30 बजे के बाद जैसा हम सभी बता रहे हैं कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी जो है उन्होंने लंच अरेंज किया है, 2:30 बजे तक वो लंच चलेगा। उसके बाद बायलैटरल्स हैं कुछ, और इस तरह ये आज समापन भी हो जाएगा जो P20 स्पीकर समिट है उसका। अगर हम महिलाओं की बात करें शीतल जी, जैसा आपने कहा, तो यहाँ तो बहुत प्राचीन समय से ऐसा है। हमारे तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये अब की बात नहीं है, वर्षों पुराने हमारे वेदों में लिखा गया है कि यहाँ पे नारी की, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। अगर हम रामायण काल की बात करें तो वहाँ पे तो श्री राम खुद कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी बड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये महिला की कितनी इंपॉर्टेंस रही है भारतीय समाज में। हालांकि बाद में मुगल काल आया, अंग्रेज़ों का काल आया, और अब हम दोबारा आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ इस तरह रहे हैं कि जैसा आपने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है दोनों संसदों से देश की। और अभी जल्दी ही जो लोकसभा और चाहे विधानसभाएं हो वहाँ पे महिलाओं को 33% हमारी जो विधायक होंगी या जो सांसद होंगी वो 33% आने वाले वर्षों में हमारी महिलाएं होंगी। पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे पहले से ही 33% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। और पंचायती राज में महिलाओं की प्रतिनिधित्व जितना ज़्यादा है वो दुनिया में, भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर सरकारी चीज़ों की बात करूँ तो उसी तरह के ये चीज़ें हैं कि भारत में तो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये अभियान है 2014 से चल रहा है जब से सरकार आई है। उसके अतिरिक्त जो है सुपोषण अभियान चलता है, जो गर्भवती महिलाएं उनके कल्याण के लिए चीज़ें होती हैं। पर जो 2014 में ऑस्ट्रेलिया में स्पीकर समिट हुई थी वहाँ पे तय किया गया था 25% की प्लेज ली गई थी कि वर्क फोर्स में जो MSMEs हैं वहाँ पे वर्ल्ड ओवर जो G20 कंट्रीज है वहाँ पे वर्ल्ड ओवर महिलाओं को हम 25%
सहभागिता और जो है उसको वर्क फोर्स वहां कर देंगे, जो कि कम है। उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं G20 कंट्रीज की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो महिलाओं को बूस्टअप करती हैं। जी, और जहां पवन, तक वहां पर दूसरे आप सेशन की बात लगातार है, बने रहिएगा, हम समय समय पर आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे। अभी तक की अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर बात चल रही है महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, एक बात और भी जुड़ी हुई है प्रताड़ना से जुड़ी हुई। और जब भी कोई आपदा होती है, जब भी कोई युद्ध होता है, आतंकवादी घटना होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं। इस बिंदु पर भी यहाँ पर इस सत्र में विशेष रूप से चर्चा होगी, और चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, इजराइल में हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें महिलाओं के प्रताड़ित होने के जिस तरीके से चित्र सामने आए हैं, तो ये चर्चा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रतिबिंब आपने जैसे देखा कि कल प्रधानमंत्री के भाषण में ये युद्ध किस तरह से प्रभावी रहा, उनकी जो भी उन्होंने बातचीत की, और ठीक उसी तरह से जो 7 पैराग्राफ की एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें भी ये आतंकी हिंसा की काफ़ी विस्तार से जिक्र हुई है। और हर बार ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस तरह की खासकर आतंकी हिंसा होती है, युद्ध में तो ऐसा होता ही है, पर ख़ासकर आतंकी हिंसा में हमेशा महिलाओं को और बच्चों को हमेशा से एक तरह से टारगेट बनाया जाता है। और ठीक वैसा ही एक के बाद एक टेलीविज़न पर हम देख रहे हैं कि जो इजराइल में और हमास जो कर रहा है, और उसमें कितना नुकसान महिलाओं का और बच्चों का है। तो क्योंकि ये शायद बहुत टेलीवाइज्ड है, इसलिए हमारे जहन में बहुत प्रभावी हो जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कल पूरा दिन जो बातचीत हुई P20 सम्मेलन में, और ख़ासकर प्रधानमंत्री के भाषण में, उसमें नज़र आया कि कितना जागरूक है आज हमारा समाज और हमारा नेतृत्व इस मामले को लेकर के। इसको इससे सुलझना बहुत ज़रूरी है कि आतंकी हिंसा लगातार ना बना रहे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं और बच्चों को होता है, जो इनोसेंट है, उनका कुछ उसमें कसूर नहीं है। शीतल, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जब घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाओं के बावजूद भी जब बटा हुआ नजर आता है पूरा विश्व, तो कहीं ना कहीं चर्चा की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाती है। Pratibim, what the Prime Minister said in his speech yesterday, and Ambassador Dasgupta, you would like to throw some light on that. The Prime Minister very categorically mentioned how the world is divided when it comes to defining terrorism. Double standards that we witness. Absolutely correct. I think the dialogue in the past had been your terrorist is my freedom fighter, and that needs to change. Of course, this was the inherent message which the Prime Minister has tried to address to the world, that a terrorist is a terrorist. If an organization does not conform to the international humanitarian laws, to the way negotiated settlements to in a peaceful manner can lead to resolution of problems, if that is not adhered to, then there cannot be any development. And in this context, I must mention that the chairman of the International Parliamentary Union, which is a co-sponsor of this P20 meeting, Duarte Pacheco, he mentioned that if there is no peace, there can be no development, no sustainable development. And this is something which needs to go across, apart from the humanitarian misery which is caused by terrorism and the loss of lives of innocents like women, children, aged people. It is the economic impact also which needs to be taken into consideration. Yeah, economic impact of fighting all those wars, Ambassador. And the disruption in the economies, in the supply chain, in production, everything gets disrupted, and the people as a whole, they suffer. Right. Professor Singh, your take on this? I think this biggest challenge and menace that the world is facing, and the challenge to sustainable, when we talk of achieving our sustainable development goals, making women more developed and empowered, all these challenges that come up and crop up in between. Increasing realization, I think, is coming around the world now that women's participation is essential. Just like we are talking of global south must participate in resolving global problems, otherwise only the global north cannot resolve issues. Similarly, within each society, contribution, participation, in fact leadership of women is equally significant
for resolving any problems that we face. Indeed, since we are mentioning of wars now, increasing participation of women in combat roles is being encouraged around the world now, because they definitely contribute a very different perspective, very different approach to life, and that makes, you know, our strategies more holistic in dealing with challenges that we face. And since armaments is also mentioned as a problem, I think that is something, again, just like terrorism has to be addressed. I have always wondered why it is that terrorists around the world are never in dearth of weapons. How do they constantly keep having access to weapons? To the most sophisticated weapons, sometimes more sophisticated than the forces they are facing. And I think that is a bigger question, again, which needs a global approach. And I think if you add more and more focus on women-led development, then some of these complex issues that have survived with us throughout history of, you know, weapons being enormously available within societies, within international system, how one can put certain restraint on it, how one can define what are defensive and what are offensive weapons and so on. Women's participation, which is going to be in debate today, will, I think, focus on all these whole range of issues, and I think will enrich how strategies need to be built in resolving challenges that we face today. जी, ये तो बात हो गई है महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए, और इस सत्र में चर्चा भी होगी, और भारत ने इस संदर्भ में क्या कुछ किया है पिछले कुछ वर्षों में, वो भी बात स्पष्ट हो गई है। एक और विषय है जो आज का, जो इस पूरे सम्मेलन का चौथा और आज का दूसरा सत्र होने वाला है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन। इस संदर्भ में भी बहुत कुछ किया गया है और पूरे विश्व को जो है सीख मिल रही है कहीं ना कहीं, जो भारत ने किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम जो किया है उसको लेकर, उसके संदर्भ में क्या कुछ कहना है? आप देखें, उसमें फिर से भारत तो एक उदाहरण की तरह है, और कैसे तेज़ी से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। उसमें आप देखें कि सर्वव्यापी महामारी के दौरान, चाहे वो कोविन का प्लेटफॉर्म हो या फिर उसके बाद लगातार ये डिजिटल पेमेंट्स के प्लेटफॉर्म जो हमारे यहाँ इतने आसानी से लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हर आम आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है और कर भी रहा है। तो उससे लीप फ्रॉगिंग की जो एक तरीका है, उसको कितनी तेज़ी से आप छलांग लगा सकते हैं विकास का। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये भी समझना ज़रूरी होगा किस तरह से भारत ये तकनीक के हस्तांतरण की जो पूरी सोच है उसको बदल रहा है। इतिहास में हमेशा से अति आधुनिक तकनीक पाना बहुत मुश्किल होता था। जो विकसित देश हैं वो विकासशील या कम विकसित देशों को तकनीक मुहैया नहीं करने देते थे, जब उनको तकनीक पाने में कुछ अड़चने खड़ी करते थे, जब उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। भारत जब इस तरह के प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाता है, तो भारत कहता है कि जिसको चाहिए ले सकता है और मुफ्त में ले सकता है, और कुछ देश इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। तो न केवल अपने नागरिकों को, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की इसमें बात है, पर एक जो सोच है कि तकनीक का हस्तांतरण किस तरह से होना चाहिए, उस सोच को भी विश्व स्तर पर बदलने की एक, मुझे लगता है कि इसमें कोशिश है। और आज आप देखेंगे कि जब बात होगी इस पर दूसरे सेशन में, तो ये नज़र आएगा कि किस तरह से भारत उस सोच को बदलने की और भी कोशिश कर रहा है। Exactly, and let's once again take our viewers to Yashobhoomi, the venue, and we are joined by Suraj Mohan Jha, our correspondent from there. Suraj, give our viewers a feel of the goings on today at Yashobhoomi, and tell them about the two very crucial sessions that are going to happen today, particularly the one on women-led development. And we are told that there will be a lot of women participants in this particular session. बिल्कुल शीतल, 2 दिवसीय जो ये P20 शिखर सम्मेलन द्वारका के यशोभूमि में चल रहा है, काफ़ी ऐतिहासिक हो रहा है। अगर आप देखें, कल हमने देखा कि भारत के प्रस्ताव को P20 के सभी जो संसदीय पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने एक आम राय से, सर्वसम्मति से उसे स्वीकार किया है, और चर्चा है वो काफ़ी सकारात्मक तरीके से चल रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में भी कहा था, P20 के जो सम्मेलन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये संसदीय महाकुंभ है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र की जननी है। अगर हम आज की बात करें, उसी
उसी कड़ी में शीतल, तो काफी महत्वपूर्ण दो विषय आज चर्चा के लिए और संवाद के लिए आज रखे गए हैं, जिस पर तमाम देशों के संसदीय जो पीठासीन अधिकारी हैं उस पर अपनी राय रखेंगे। लैंगिक समानता की अगर हम बात करें तो उस पर आज एक विस्तृत चर्चा होगी। और हम एक चीज हमने देखा है कि जो भी यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आया है संसदीय पीठासीन अधिकारी या डेलीगेट्स के रूप में, आप देखेंगे उसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और ऐसे में ये अपने आप में एक प्रभावशाली हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कल भी अपने संबोधन में कहा कि किस तरह से भारतीय संसद ने पिछले दिनों 33% का आरक्षण का रास्ता साफ किया है। महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में निर्णय लेने की ताकत उनमें आएगी और आज उस पर विस्तृत चर्चा होनी है। पूरे विश्व में किस तरह से लैंगिक समानता को लाया जाए, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, इस पर बात होगी। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें शीतल, तो भारत सरकार ने इस तरह कई कार्य योजनाएं बनाई है ताकि महिलाएं काफी सशक्त हों। भारत में 140 करोड़ की आबादी है और आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन अब तक हमने देखा तो महिलाओं को जो जगह मिलनी चाहिए थी, चाहे वो राजनीतिक प्रक्रिया में हो या शासन प्रक्रिया में हो या फिर अर्थतंत्र में हो, उस तरह का नहीं मिल रहा था। लेकिन पिछले एक दशक में काफी कुछ परिवर्तन आया है। हमने देखा, अगर शासन प्रणाली की ही बात करें तो हमने बीते दिनों विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज को देखा, उसके बाद रक्षा मंत्री और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हमने ऐतिहासिक निर्णय और बजट पढ़ते हुए देखा। तो ये एक अलग ही तस्वीर भारत की दिखाता है। अगर हम कहें कि भारत सरकार ने किस तरह के योजनाएं बनाई महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, खासतौर से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन पे, पहले ग्रामीण महिलाएं आप देखें खुले में शौच में जाने के लिए मजबूर होती थी, लकड़ी का चूल्हा जलाकर वो धुएं से पीड़ित होती थी और शिक्षा उनसे काफी दूर था, क्योंकि गांव में प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए लेकिन उसके बाद के हायर एजुकेशन के स्कूल्स नहीं होते, तो दूर सुरक्षा के अभाव में जो अभिभावक हैं वो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा करते थे। लेकिन ये काफी परिवर्तन अब आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो ताकि लड़कियां शिक्षित हों। उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत हमने देखा एलपीजी कनेक्शन दिए गए और स्थानीय निकायों में पहले आरक्षण दिया गया, अब जो है वो संसद और विधानसभा में दिया गया। तो ये काफी ऐसे काम हो रहे हैं कि महिलाएं सशक्त आपका ये विशेष और बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है। आपने इस पर बहुत काम किया है, महिला सशक्तिकरण के अलग अलग बिंदुओं पर आपने कार्यक्रम बनाए हैं और रिपोर्टिंग भी की है। और एक दूसरा सत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि डिजिटल दुनिया में भारत एक अग्रणी देश के तौर पर सामने आया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे लोगों का जीवन बदला जा सकता है, वो जो विषय है इस सत्र में आज उस पर चर्चा होने वाली है। कितनी खास चर्चा और क्या कुछ बिंदु इसमें समाहित हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड में अब डिजिटल जो दुनिया है वो हमें एक बना देती है। और अगर भारत के संदर्भ में हम प्रतिबिंब बात करें तो आप देखेंगे कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है उनका सारा जोर डिजिटल इंडिया पे है। एक जमाने में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजते हैं तो वो गाँव तक पहुँचते पहुँचते 5 पैसे या 10 पैसे हो जाता है, यानी 90 पैसे भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता है। लेकिन डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के बाद हमने देखा है कि किस तरह से क्रमवार तरीके से अब भारत सरकार की योजनाओं का पैसा सीधा गरीबों को, किसानों के खाते में जा रहा है, भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है। तो ये डिजिटल इंडिया के मार्फत ही हुआ है और ये एक दिन में नहीं हुआ। आप देखें, जब उन्होंने सत्ता संभाला था तो पहला काम उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने का काम किया था कि खाते खुलेंगे। उसके बाद डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ाया गया और उसके बाद आप देखिए आज सीधा उनके बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यूपीआई जैसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया, उन्होंने खुद प्रमोट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कैश ट्रांजैक्शन की जगह डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़े और उसका असर हमें देखने को मिल रहा है कि आज ज्यादातर लोग डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और G20 के समय जब कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे तो उन्होंने भी इसका अनुभव लिया। तो ये काफी अपने आप में जो है बहुत ही सराहनीय कदम रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ना केवल एक संवाद का रास्ता सरकार और जनता के बीच में खोला है, बल्कि आप देखें तो CCS कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है उसके मार्फत आप देखें जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की या राज्य सरकारें की हैं, पहले फॉर्म भरना पड़ता था और सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ते थे, लाल फीता शाही था, लोगों को समय लगता था, भ्रष्टाचार के पैसे भी देने पड़ते थे। लेकिन मोदी सरकार ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर हर जिले गांव में बनवाए, लोगों को प्रोत्साहित किया। आज युवा कंप्यूटर की शिक्षा ले रहा है, लैपटॉप लेके गाँव में बैठता है, वो अपने आप को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ रहा है और वहां पर वो तमाम योजनाओं का
डिजिटलीकरण करने में गांव वालों की मदद करता है, जिसके बदले में वो भी कमा रहे हैं। तो ना केवल ग्राम वासियों को, ग्रामीण भारत के लोगों को डिजिटल इंडिया से फायदा हुआ, बल्कि कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू आप देखें कि भारत के जो लाखों गांव है वहां पर बैठे हुए लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला है। तो ये एक ऐसा मंच है डिजिटल, जिससे ना केवल आप शासन प्रणाली में पारदर्शिता आ रही है, बल्कि आप रोजगार भी मुहैया करा पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं। पहले योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी नहीं होती थी, यहां पे योजनाएं बन जाती थी, उसके बाद आप अखबार में प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उस विषय में पता नहीं होता था। लेकिन अब आप देखेंगे कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू लोग उसका जब लाभ लेते हैं तो वो दूसरे को पास, वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम बोलते हैं, कि एक दूसरे से लोगों को योजनाओं के विषय में पता चलता है। तो ये डिजिटल इंडिया के थ्रू ही हो रहा है। बाकी आप देखें जो भारत के ज्यादातर लोग अब सोशल मीडिया पे कितने कनेक्टेड हैं। एक समय पे कहा जाता था कि भारत में ज्यादातर लोग गरीब रहे, अशिक्षित हैं, वो लोग सोशल मीडिया को नहीं जानते, लेकिन आज आप देखेंगे सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में उभर कर आया है। चाहे बात हम ट्विटर, जिसे हम वर्तमान में एक्स कह रहे हैं, या फिर यूट्यूब, इनको इस्तेमाल करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में ही है। सबसे ज्यादा डाटा जो है वो इस्तेमाल भारत में ही होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है डिजिटल की तरफ बढ़ता हुआ भारत है। और आज एक क्रांति का रूप ले चुका है, और सम्मेलन में तमाम से दूसरे देश भी लाभान्वित हो, वो भी प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए इस सत्र को विशेष तौर पर समाहित किया गया है इस पूरे शिखर सम्मेलन में। Absolutely, and Professor Singh, just a quick reaction from you. India can actually be a guiding light to the world. That is the situation as far as digital, transforming people's lives through digital platforms is concerned here in India. Sheetal, one fundamental difference that information revolution has brought about is you can see people becoming millionaires and billionaires within their lifetime. So one doesn't have to inherit capital. So leapfrogging is possible because internet-driven, digital-driven transactions are extremely efficient, but also safe. When we were dealing with actual currencies, there was possibilities of what was called leakage. There was possibilities of theft, burglaries. But when you take these on online platforms, you try to make them extremely safe, but also extremely efficient. The money that is paid on, let us say, on a expressway toll reaches the ministry instantaneously. It doesn't have to go through the village panchayat or district or province and then move on to bank and so on. Efficiency and safety at the same time. But what is most interesting, to use these platforms, one doesn't need to be educated or trained or expert in IT technology. We have everybody using them. So in that today. sense, that allows India to leapfrog, taking entire population with us. And of course, Indians historically, traditionally, culturally, civilizationally are supposed to be better equipped to deal with IT industry, partly because beyond the wall, we are able to visualize things historically which are not material. So sometimes we say India missed on industrial revolution because focus of Indian civilization was not on materialism, but on spirituality, on philosophy, and that capacity to deal with abstract ideas makes us really very comfortable with IT. That's a very interesting point. We will discuss that in detail, but let's take a look at Pratibimb. जैन, आपके पास आना चाहूँगा इस पूरे विषय को लेकर। उससे पहले हम लोग पहले दिन की गतिविधियों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पहले दिन की गतिविधियों पर नजर डालना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई सभी बातें आज समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हैं। सम्मेलन का पहला सत्र सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित रहा, जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों, चुनौतियों और गति पर महत्वपूर्ण मंथन हुआ। क्या कुछ हुआ पहले दिन के भीतर, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। Speakers and heads of delegations arrived at the ground floor lobby of Yashobhumi for the 9th Speakers Summit of the G20 nations, popularly known as P20 or Parliament 20. Speaker of Lok Sabha and Chairman of the summit, Om Birla, individually welcomed speakers and heads of delegations. The photo op took place at the Leaders' Lounge on the 5th floor of Yashobhumi. The P20 inauguration took place at the Palash Hall, Grand Ballroom C of Yashobhumi. Prime Minister Narendra Modi graced the occasion as the chief guest. Chairman of the summit, Lok Sabha Speaker Om Birla, formally welcomed the delegates. G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन P20
मैं विश्व भर से आए G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के सभी सम्मानीय अतिथियों और देश भर से आए सभी सम्मानीय अतिथियों का लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। Lok Sabha Speaker then elaborated on the theme of the 9th Speakers Summit of the G20 nations. वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसद हैं। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। 4 sessions were planned for the summit. Lok Sabha Speaker informed the delegates on the sessions and topics for discussion. सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर, ग्रीन फ्यूचर के लिए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन पर विचार होगा। इसके साथ ही विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तथा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में आए बदलाव परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। IPU President Duarte Pacheco congratulated India for the passing of Women's Reservation Bill in the Parliament. It's impossible to think in an inclusive democracy if we forget 50% of the population representation. It's impossible. It's a democracy, but it is not inclusive. So we need to increase the participation of women. Because we are different, men and women, we are different, but we are complementary. Different sensibilities to solve the issues. Maybe if we have more women in the leadership of our countries, we will not have so many wars. Welcoming speakers, presiding officers and delegates on behalf of 140 crore Indians, Prime Minister Narendra Modi said that the summit was taking place on the land which is the mother of democracy. P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। The Prime Minister alluded to the biggest democratic exercise, the Indian general election that is to take place next year with 1 billion voters. He also invited the delegates to come and witness it in India. आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। Prime Minister Modi also emphasized the need to overcome the global crisis of confidence.
मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। Prime Minister Modi also talked about the challenge of terrorism and the need for public participation to solve the world's challenges. दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। The Sustainable Development Goals are a set of 17 global goals established by the United Nations in 2015 as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. These goals provide a comprehensive framework for addressing social, economic, and environmental challenges to achieve a sustainable future for all. The first session began with the chairman emphasizing India's active participation on Agenda 2030. एक्सेलेंसी, मुझे आपको ये बताते खुशी हो रही है कि भारत सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा तैयार करने और इसके अपनाने और इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने विधायी संस्थाओं, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से विकास की नई दिशा निर्धारित की है। हम एसडीजी के एजेंडा 2030 उपलब्धियों एवं तीव्र प्रगति विषय पर विचार विमर्श करेंगे। Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh was moderating the session. Speaker of the Indonesian House of Representatives talked about the challenges faced in achieving the SDGs. The achievement of SDGs so far has been affected by unprecedented challenges on multiple fronts, such as war, rising geopolitical tension, climate change, and uneven recovery. All are interlinked and demand urgent solutions. In addition, the SDGs' slow progress was rooted in the unjust global order. To address this issue, we need to create more inclusive world order. Nicola Beer, the Vice President of European Parliament, said the world was far from achieving the Sustainable Development Goals. Our project is far from complete. Progress on the Agenda Sustainable Development Goals, or SDGs, has even been uneven. Only a minority of our targets are on track. Nearly a third have stalled or even reversed. At this rate, we will leave many behind. Why? Well, in a part, we have faced blockages that we did not anticipate in 2015. We have also learned lessons along the bumpy road. First, we faced the COVID-19 pandemic, which we claimed some 7 million lives and dramatically impacted economy development. For the first time in decades, global poverty and inequality rose. Amos Mesondo,
chairperson of the National Council of Provinces, South Africa, made an intervention. Given the aim of the G20 Parliamentary Speakers Summit P20, which includes promoting parliamentary cooperation, enhancing engagement between governments, parliaments, and stakeholders in the implementation of various G20 outcomes, and advance the 2030 Agenda for Sustainable Development, we should contribute to the achievement of the outcomes of the last month's G20 Leaders Summit, particularly in relation to SDGs. We can do so, as already agreed during the last P20 held in Jakarta in 2022, by, amongst other things, helping to transforming the global commitments of SDGs into national realities, and by helping in redoubling our efforts as parliaments to mobilize resources to bring the SDGs back on track. The world will be a better place if Agenda 2030 is pursued with vigor. And that was a comprehensive package on what happened at the P20 yesterday. Professor Singh, coming to you again, you mentioned a very interesting point that Indians have a special ability to adapt to technology and abstract phenomenon. As I was saying, that civilizationally, focus has been much more on abstract ideas, on philosophy, rather than on material parts of life. And sometimes that is given as an explanation as to why India missed on industrial revolution. And since now digital platforms are largely engaging with abstract ideas, Indians feel much more comfortable in engaging, and that's why Indians are better around the world dealing with digital platforms and dealing with information technology. Second equally interesting point why Indians are able to use that digital technology much more effectively is that, again, civilizationally, keeping within the basic values of life, not breaching any basic principles of life, constant effort to use limited resources by improvisations, jugaad as we say. Yeah. In your epics, for example, Ramayana, one after another, whether it is making an army out of, Banar Sena, monkeys, or building a bridge across to Sri Lanka, or when you're not able to identify Sanjeevani medicine, take the whole mountain to so there are stories of constant improvisations. And very quick last point, India may not be leading country in patenting around the world, but India today is a leading country in improvising those patents that we have had. And I think that is what makes Indians very attractive. And you see one after another international multinational corporations putting ethnic Indians on the top positions because they are able to constantly think out of box, use limited resources through improvisations to deliver results. And whether it is a common villager in India or it is a CEO of Google, that I think essentially Indian trait is very visible, and we are not just able to create digital technologies, but the way we are able to use digital technologies across 100 plus 140 करोड़ जैसे लोग यूज कर पा रहे हैं, वो अपने आप में भारत को बहुत अलग दिखाता है और बनाता है. In other words, Ambassador Dasgupta, Indians are cut out for new technologies. That's what it means. That's what Professor Singh. I think that is, I support that view entirely. If you look at the adoption of technology, whether it was the green revolution or the digital revolution, Indians have been at the forefront. But there are a few other qualities which Indian citizens have had, and that is why they are leading in so many of the multinational corporations as CEOs. One of them is multiculturalism, about adopting and about appreciating other cultures, about being sensitive to the views of others and taking them on board and moving forward on the basis of consensus. And I think this is what is the core message, one of the core messages of the G20 and the P20 summit. So this is something which I think Indians are quite adept at. And the other factor is that many Indians speak at least 2 languages because of the way Indians have progressed in the past few centuries. And that also helps in conveying, in communicating, and in
appreciating the views of other cultures. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे तो बहुत सारे मुल्कों ने, बहुत सारे देशों ने विविधता को हमारी कमज़ोरी बताया था और कहा था कि शायद ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत आगे तक नहीं जा सकती है। लेकिन हमने एक नज़ीर, एक उदाहरण पेश किया और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जयंत जी की ये विविधता में एकता जो है हमारी शक्ति है और इसी शक्ति के बल पर हम कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों पर दुनिया को राह दिखा रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में अगर आप भाषाओं की ही बात करें तो लगभग, अगर डायलेक्ट्स को भी उसमें अगर सम्मिलित करें तो लगभग 1,500 भाषाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं। इसके अलावा अगर आप खान पान की बात करें, पहनावे की बात करें तो हर चीज़ में विविधता है। लेकिन सारे चीज़ों के में एक मूल जो बात उभर कर आती है वो है कि हम सब भारतीय हैं और वो बात सर्वोपरि है। और उसी के संदर्भ में ये सारी बातें जो हो रही हैं आज G20 में, P20 में, कि सारे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना है, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, और सबको मिलकर के साथ चलना है। विषमताएं रहेंगी, विविधताएं रहेंगी, लेकिन विषमताओं को दूर करना पड़ेगा जहाँ तक संभव हो। सहभागिता लानी पड़ेगी, समानता लानी पड़ेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होना पड़ेगा और सबको साथ चलना पड़ेगा आगे। Exactly. Thank you both of you for joining us here in the studios, and let's once again take our viewers to Yashobhoomi, and we are joined by Suraj Mohan Jha. सूरज, आज का जो सेशन है उसके जो विभिन्न बिंदु हैं, पहलू हैं, उन पर डिटेल में आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहला सेशन जो है, बिल्कुल लैंगिक समानता की अगर हम बात करें, अगर शीतल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि भारत की एक विशाल आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर बहुत सारी सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। हम यहाँ पर जो है भौगोलिक विषमता अलग है, सामाजिक परिवेश अलग है, जातीय परिवेश अलग अलग है। ऐसे में महिलाओं की जो तादाद आधी आबादी है महिलाओं की, उसको किस तरह से एक समान विकास की धारा में लाया जाए, निर्णय लेने की जो शक्ति है उसमें उनको शामिल किया जाए, इसको लेकर आज एक बहुत ही अच्छी चर्चा होने वाली है। पूरी दुनिया की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे भारत के संदर्भ में हम करें, भारत ने कई कदम उठाए हैं, क्योंकि हमने पैन अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया है G20 में, और अब P20 में वो बैठे हैं, तो वहाँ पे भी महिलाओं की स्थिति को किस तरह से संवारा जाए इसकी बात होगी। अगर भारतीय संदर्भ की बात होगी, चूंकि कल हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया और आज भी समिट में कहीं ना कहीं उसकी बात होगी, और जो सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ है उसमें भारत की प्रशंसा की गई है। जो 33% आरक्षण का विधेयक पारित हुआ है इस निर्णय लेने के लिए, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। उसके अलावा और भी ऐसे काफी कदम है। पहले हम अगर देखें सामाजिक परिवेश के हिसाब से, तो महिलाओं को समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं था, घूंघट प्रथा या तमाम सामाजिक कुरीतियां थी। शिक्षा में हम देखते थे, जो प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो हुआ करता था वो महिलाओं का काफ़ी गिर जाता था। प्राथमिक में थोड़ा ज़्यादा होता था और जैसे ही मिडिल और हायर में जाते थे वो गिरना शुरू हो जाता था, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते थे। बच्चियों को खासतौर से सामाजिक सुरक्षा का एक रहता था, दूर स्कूल बहुत दूर या कॉलेज बहुत दूर रहा करते थे। हमने देखा है बीते कई दशकों में इस परिवेश में काफ़ी परिवर्तन आया है और स्कूलों को, महाविद्यालयों को गांव कस्बों के पास में खोला गया है ताकि बच्चियां उसमें पढ़ें। और अब हम उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, प्राथमिक हो, मध्यम हो या फिर उच्च शिक्षा हो, उसमें आप देखें तो इस समय जो इनरोलमेंट रेशो है लड़कियों का वो काफ़ी बड़ा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ही लड़कियां बढ़ रही हैं उसका प्रभाव आपको अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता है। हमने देखा है कि प्राथमिकताओं, सरकारी नौकरियों में भी लड़कियों के लिए रास्ते खुले हैं उनमें, और अब राजनीति के क्षेत्र में भी जिस तरह से 33% का आरक्षण का रास्ता साफ हुआ, तो ये अपने आप में एक अनुकरणीय कदम रहेगा। इसके अलावा सामाजिक परिवेश के अलावा हम बात करें तो जिस तरह के कदम भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी उठाए गए हैं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और उसका असर कहीं ना कहीं अब समाज में दिख रहा है। हमने देखा स्थानीय निकायों में भी भारत सरकार ने भी और उसके अलावा राज्य सरकारों
ने भी अपने स्तर पर कार्य किए, कुछ राज्य सरकारें उन्होंने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। हम ओडिशा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिहार सरकार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां 50% तक स्थानीय निकायों में जो ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए जगह आरक्षित की गई। पहले कहा गया कि महिलाएं को आरक्षण तो आप दे देंगे, लेकिन शासन जो है उनके पति संभालेंगे, सरपंच पति, मुखिया पति, प्रधान पति, इस तरह का कॉन्सेप्ट की बात होने लगी। लेकिन शुरू में इस तरह की हमें उदाहरण देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से महिलाएं इसमें रच बस गई हैं, अब वो अच्छा खासा निर्णय ले रही हैं और स्थानीय स्तर पर हमें उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। राज्यों में भी आप देखें तो कई राज्यों की कमान महिलाएं संभाल रही हैं और इससे पहले भी संभालती रही हैं, तो काफ़ी प्रभाव, और इससे पता चलता है कि उनमें एक जो शासन प्रणाली चलाने का एक अच्छा मादा है। उसके अलावा हम अगर देखें कैबिनेट में भी तो महिलाओं को अब काफ़ी अच्छी जो पोजीशंस मिली है। जैसा मैंने पिछले अपने लाइव चैट में ही बताया था कि वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे पोर्टफोलियो, जो कि काफी मजबूत पोर्टफोलियो माने जाते थे, जिनमें महिलाएं लगभग ना के बराबर होती थी, वहां पे भी अब महिलाओं को जगह दी गई है। तो यह कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आया है। और जिस तरह से अब आप देखें 17वीं लोकसभा में भी शीतल बताना चाहूंगा कि अब तक के 1952 से लेकर 17वीं लोकसभा तक में सबसे ज्यादा महिलाएं बगैर आरक्षण के भी 10% से ज्यादा चुन के आई है, तो 17वीं लोकसभा में आई है। तो ये दिनों दिन बढ़ रहा है। अब इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा जो ये संविधान संशोधन बीते दिनों हुआ है। तो ये जो सारे कदम भारत द्वारा उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में विषमताएं थी, यहाँ काफी ऐसी बातें कही जा रही थी कि महिलाओं का कैसे उत्थान होगा, तो ये पूरी दुनिया अब इसे देखेगी। खासतौर से तीसरी जो दुनिया के लोग हैं, जो विकासशील देश है, क्योंकि भारत भी विकासशील था, जो मानव सूचकांक में भारत का स्थान नीचे होता था, ईज ऑफ डूइंग के मामले में भारत को कहा जाता था लाल फीताशाही में फंसा हुआ देश है। जब हमने ईज ऑफ डूइंग में अपने आप को ऊपर उठाया है, मानव सूचकांक में हमने अपने पायदान में बढ़ोतरी की है, तो ऐसे में अब ये पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि इतनी विशाल आबादी में जब लैंगिक समानता की तरफ कदम बढ़ाया गया है और अब एक सकारात्मक दृश्य दिखना शुरू हुआ है, तो कि कहीं ना कहीं जो तीसरी दुनिया के देश है उसका अनुकरणीय पालन कर सकते हैं। अफ्रीका हो या अन्य विकासशील देश जो हैं वो कर सकते हैं, और महिलाओं को वो जगह जो समाज में मिलनी चाहिए वो मिल सकती है। All right, Suraj, and we'll keep coming to you.